कहते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अभी जैसे रूमर्स चल रहे हैं काफी कि पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स को बिल्कुल वो क्रॉस ही कर देते हैं, हाँ हम इनकी फाइल नहीं लगाएंगे। आई वुड से कि हाँ कमेंट जरूर करना चाहूंगी, बट आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ ऑल दिस। सारा कुछ फाइलिंग पे डिपेंड करता है कि Correct. कैसे फाइल प्रोसेस हुई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज हुए हैं। Absolutely. कोई भी एडवाइजर है वो 100% गारंटी नहीं देता। This is against the law. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है नवजोत राणा जो है इमिग्रेशन के लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर। इनका एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए काम आएगा जो अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हैं, वो भी सही इंफॉर्मेशन के साथ। तो जो लोग किसी स्कैम में नहीं फंसना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ अब्रॉड जाकर बनाना चाहते हैं, तो आप ये पॉडकास्ट शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू द नेट शो। एंड अब मैं आपको बता दूं कि ये इनका एसबी इमिग्रेशन जो ऑफिस है वो मकसूदा में है। तो जो लोग अपनी फाइल लगवाना चाहते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो एक बार जाकर जरूर विजिट करें। तो मैम, जो कहते हैं कि जो अब्रॉड की लाइफ होती है वो सच में इतनी अच्छी होती है कि सिर्फ ये सोशल मीडिया को दिखाने के लिए ही होता है बस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मोनिका जी फॉर हैविंग मी हियर। ये जो हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, आई वुड कॉल इट जस्ट अ हाफ ट्रूथ, बिकॉज जो सोशल मीडिया पे दिखता है सबको लगता है कि बड़ी फैंसी सी लाइफ है, यू नो, बड़ा क्लीन सा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स की लाइफ बड़ी अच्छी है। तो आई वुड कॉल इट हाफ मिथ, हाफ ट्रूथ आई वुड से, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्यू रीजंस। क्योंकि जैसे ही आप उस कंट्री में लैंड करते हो ना, तो आप एक रियलिटी चेक होता है वहाँ पे, सबसे पहली चीज होती है। तो जब आप लैंड करते हो आपको हर चीज वैसी नहीं मिलती है, यू नो। तो आई वुड से कि यू नो आपको एक मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा उस चीज के लिए, और सब कुछ पहले देख दा के फिर आप उस चीज को चूज करो whether you want to move to abroad and especially to New Zealand और ऑस्ट्रेलिया। जैसे आपने बोला कि हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, तो कैसे मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से हाँ कि अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के अब्रॉड जाने का प्लान करना चाहिए? मेंटली प्रिपेयर्ड होने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आई वुड से जब हम कोई इवन एक ट्रैवल प्लान करते हैं तो हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं। तो अब्रॉड मूव करने के लिए भी वही एक सिंपल सी चेकलिस्ट होती है। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी होती है कि वहां पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे सुख सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वो मिलने वाली हैं कि नहीं है, यू नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये बहुत बड़ा वहम होता है कि यहाँ पे मम्मा खाना बना के देती हैं तो वहां पे भी वही बना मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। राइट। सो देयर आर अदर फैक्टर्स इज वेल कि जब आप मूव करने की कोशिश करते हो तो कल्चर शॉक सबसे बड़ी चीज है। इंडिया एज अ कंट्री इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, आई वुड से। वहाँ पे कल्चरली लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। यू नो, प्लीज एंड थैंक यू इज अ थिंग overseas, so I would say those are the things, and there are other factors as well. I always make sure that I discuss with everybody who comes through the doors of SP immigration that, you know, this is how we do it and these are the things that you should be aware of. Okay, so न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनको लोग चूज कर सकते हैं स्टडी वीजा के लिए भी, या लोग अगर जाने का भी प्लान कर रहे हैं जैसे टूरिस्ट वीजा पे, तो क्या जाकर भी वहाँ पे सेटल हुआ जा सकता है? There are a lot of options. It is just a matter of you exploring that. और जो एक चीज किसी के लिए फिट होती है जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही ऑप्शन हो। मेरे पास बड़े स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम हमारे दोस्त का तो वीजा लग गया, वर्क वीजा लग गया, आप लगवा दो वर्क वीजा। तो वर्क वीजा इज नॉट दी ओनली थिंग। That person might be lucky. आप शायद नहीं मिलेगा आपको, you know. So student visa is one of the very popular options जो abroad से बच्चे जाते हैं. Visitor visa is also that. I would also want to make sure that our audience knows visitor visas में सबसे ज़्यादा बड़े scams होते हैं। तो you know, if an agent comes to you and say that okay हम तो लगवा देंगे, that is not the thing. It is not a factor जो सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है। फाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नोटिस करनी होती हैं, जो देखनी होती है, और वो एक काम जो है रेगुलेशंस के हिसाब से, लीगैलिटी के हिसाब से एक लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर ही देख सकता है। In terms of other visa options, partners के लिए भी options होते हैं. If you have a New Zealand partner and all, you can move to New Zealand or even for Australia for that matter as well. There are options such as work visas, but उसमें sponsors चाहिए होते हैं. तो those are the things that you can consider. तो जैसे अगर कोई वर्क वीजा के लिए ही प्लान कर रहा है लेट्स सपोज की, तो ऐसा है कि उसको आप जैसे अगर कोई आपसे फाइल लगवाता है तो आपको कोई बोले, मैं ही आपको आकर बोलूँ कि मेरा वर्क वीजा आप लगवा दो, मुझे न्यूजीलैंड जाना है, तो क्या आप मेरा लगवा के दे दोगे?
देखो ये बहुत बड़ा मिथ है, एंड आई थिंक दिस इज द समथिंग दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आपके पास कोई एजेंट आता है और आपको बोलता है कि मैं वर्क वीजा लगवा के दूंगा, आई वुड से इट ऑन कैमरा, इट इज अ लाई. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता. सबसे इट इज अ स्कैम. आई डिडंट वांट टू कॉल इट अ स्कैम, बट इट इज अ स्कैम. राइट, बिग स्कैम इसलिए है कि कोई बंदा आपसे 35-40 लाख पकड़ ले और बाद में बोले कि आप हाँ जी ठीक है, हम आपको फ्लाइट में बिठा देंगे, ये आपका स्पॉन्सर है. एंड व्हेन यू लाइक यू नो, जब आप बॉर्डर एंट्री पे खड़े होते हो और वो बोले कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, देन जो आपने पैसा लगाया है वो सारा खराब. वहां पे जाके जॉब्स भी नहीं है. अगर आप वहां पे पहुंच भी गए फॉर एनी रीजन, मान लो किसी ने बहुत अच्छी कंपनी भी बना ली, वीजा पे बुला भी लिया, वहां पे जाके जब आपको कोई कहता है ना कि आपके लिए जॉब नहीं है, तो सबसे बड़ा धक्का होता है, स्पेशली फॉर द फैमिलीज जो पीछे रह जाती हैं इतने पैसे लगा के, जो एक होप से होता है कि हाँ वो बंदा बाहर जाएगा, हमारे लिए कमाएगा, हमारा बेटर लाइफ होगा. तो लाइफ स्टाइल बनाने के लिए हम ये बहुत आई थिंक इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं. तो दीज आर समथिंग दैट shouldn't be considered. Instead, I will give you a better option. वर्क वीजा के लिए अगर आप चाहवान हैं तो जरूरी नहीं होता कि वर्क वीजा हो. अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है जो आपको जेन्युइनली स्पॉन्सर कर रहा है बिना किसी पैसे के लिए हुए, तो वो एक जेन्युइन स्पॉन्सर माना जाता है एम्प्लॉयर. ठीक है, तो आपको उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन चीजों में आपको लगता है कि आप कहीं फंस नहीं रहे हो. तो वर्क वीजा का वो है. अदर थिंग दैट यू कैन ऑल्सो कंसिडर, इफ वर्क वीजा इज समथिंग दैट यू वांटेड टू डू बट वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप बाकी वीजास के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. जरूरी तो नहीं होता कि वर्क वीजा ही आपके लिए एक ऑप्शन है. कोई और वीजा लगा के, स्टूडेंट वीजा लगा के मे बी आप अपस्किलिंग कर सकते हो, विजिटर वीजा लगा के आप अपस्किलिंग कर सकते हो. क्या पता आपकी पार्टनर इतनी टैलेंटेड है जो आपके साथ जाने वाली है, मे बी वो अच्छा पढ़ाई कर सकती हो और आप उसके साथ एज अ डिपेंडेंट पार्टनर जा सकते हो. तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज यू कैन. तो अब अभी जैसे आपने विजिटर वीजा की बात करी है, तो विजिटर वीजा में कैसे जाके वहाँ पे सेटल हो जा सकते हैं, उसके कुछ क्या क्या ऑप्शंस है, अगर ऑडियंस को जानना चाहिए उस क्या क्या है वो चीजें. विजिटर वीजा, देखो विजिटर वीजा जो होता है ना, उसका सबसे पहली चीज तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि विजिटर वीजा का मोटिव क्या है. विजिटर वीजा अगर आप ये बोल के जा रहे हो कि मेरे को सिर्फ टूरिज्म या यू नो साइट सीइंग करनी है, बिकॉज न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर वेरी ब्यूटीफुल कंट्रीज, आपको सिर्फ वही देखना है, तो आपका मोटिव वर्क वीजा तो नहीं हुआ ना फिर. तो दैट इज नॉट एन इंटेंशन. यू शुड बी क्लियर कि आपका पाथवे क्या है. तो पहले तो पाथवे ही बात आती है. उसके बाद एक बड़ी अच्छी चीज न्यूजीलैंड ने अभी इंट्रोड्यूस की है कि अगर आप काम भी कर रहे हो यहाँ पे एंड यू वांटेड टू एक्सप्लोर न्यूजीलैंड एट द सेम टाइम एज वेल, यू कैन ऑल्सो डू दैट. वो भी ऑप्शन है आपके पास. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका पाथवे क्या है. ओके, तो मतलब डायरेक्ट जो अगर किसी को जाना है तो एक सही पाथवे चूज कर ही जाना चाहिए. यस, वेरी ट्रू. तो उसके लिए एक अच्छा एजेंट भी चाहिए. एब्सोल्युटली. तो कैसे पता लगता है कि कौन सा एजेंट जो है वो अच्छा है और कौन सा रेड फ्लैग है? ओके, तो आई विल गिव यू अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशंस हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा, उनकी वेबसाइट पे एक टूल है, आप कभी भी जा सकते हो वहां पे. आप आई वुड कॉल इट लाइक यू नो, जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है उसमें क्या होता है कि आप उनकी मारा एजेंट्स की वेबसाइट पे जा सकते हो. मारा एजेंट्स, MARA, यस करेक्ट. तो जो वो सारे उनके पास लिस्ट होती है, वो वेबसाइट पे रेडिली अवेलेबल है, कोई भी जाके वहां पे सर्च कर सकता है. ठीक है. जो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड है उनके लिए होती है लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर. सो हमारी जो इमिग्रेशन एडवाइजर्स अथॉरिटी है उनके पास वहां पे फाइंड एन एडवाइजर ऑप्शन है. उसमें जितनी भी बड़ी लिस्ट आपको मिलेगी, देयर आर अराउंड 1100 ऑड एडवाइजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, आई वुड से. उन सबकी लिस्ट है. अगर आपको किसी का सरनेम भी पता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू नो माय नेम व्हिच इज नवजोत राणा, यू आइदर सर्च मी विद माय फर्स्ट नेम और विद माय लास्ट नेम, you will see me there. Okay. Right? So this is the best and beauty of it. Okay. So every time when you are looking for a genuine advice for any sort of visas, you should utilize that source and look for a licensed immigration advisor, whether it to be for New Zealand or for Australia. क्योंकि जब आप उनसे एडवाइस लेते हो तो आप कभी धोखा नहीं खाते. राइट. तो ये सब चीजें हैं इन सब चीजों में. तो मतलब अगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो एजेंट है कि वो अच्छा है, या जैसे मैं कह रही कि लाइसेंस है कि नहीं, तो वो उन वेबमारा एंड लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर की वेबसाइट पे जाके अगर आपका अगर आपका वो नेम सर्च करेंगे नवजोत और राणा के नाम से, तो आपका नाम वहाँ पर मिल जाएगा. Absolutely. तो ऑडियंस प्लीज इसको नोट कर लीजिए. अगर आप चाहते हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा या कोई भी वीजा लगवाना, विजिटर वीजा, स्टडी वीजा के लिए, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. जैसे कोई जाना चाहता है, जैसे विजिटर वीजा में मैं ही जाना चाहती हूँ विजिटर वीजा पे, तो मैं बता दूं कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री कोई छुपा ले कि मेरा रिफ्यूजल था या कुछ भी था,
तो क्या उसका इफेक्ट मेरी फाइल पे पड़ेगा आगे चलकर? एब्सोल्युटली यस, द आंसर इज यस। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम कुछ चीजें छुपा लेंगे अभी और बाद का हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो इमिग्रेशन की फील्ड में आई मेक इट वेरी वेरी क्लियर, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आज आप छुपा लेंगे, आज आपका वीजा लग जाएगा, बट अगर जब बाद में एक्सटेंशन लेने जाएंगे आप, तो वो आप पकड़े जाते हैं। तो वीजा जो एक होती है ना, इट इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वीजा की जो कंडीशंस होती है उसको कंप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। आपकी एज अ पर्सन जो उसका एप्लीकेंट है या वीजा होल्डर है, उसकी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर चीज से कंप्लाई करे। एंड उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी मटेरियल फैक्ट होता है, विद मटेरियल फैक्ट आई मीन कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वेदर इट टू बी रिलेटेड विद योर हेल्थ, कैरेक्टर या कुछ और भी, सब डिस्क्लोज होना चाहिए। यस। कौन सा ऑप्शन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर रहता है, स्टूडेंट वीजा और विजिटर वीजा? हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो कई बार स्टूडेंट वीजा भी ऑप्शंस नहीं बनते। कई बार ये होती है कि चीज, जैसे मान लो अगर मेरा बिजनेस यहाँ पे इंडिया में ही चल रहा है, तो मुझे सिर्फ वहाँ पे सिर्फ साइट सीइंग के लिए जाना है, मुझे वो उस कंट्री को एक्सप्लोर करना है, तो व्हाई वुड आई गो फॉर एनी अदर ऑप्शन। वेयर एज एक स्टूडेंट होता है, उसका मोटिव होता है कि हाँ मैं स्टूडेंट जाना है, मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने अपस्किलिंग करनी है, तो उसमें उसके लिए स्टूडेंट ऑप्शन है। तो हर एक चीज जो आपका मेन मोटिव है उसका पाथवे होता है। तो देयर इज नो वन फिट फॉर ऑल सोल्यूशन। तो एवरी टाइम जब भी आप किसी लाइसेंस एडवाइजर के पास जाते हो, तो वो सबसे पहला सवाल आपको यही पूछते हैं कि आपका पहला गोल क्या है। तो उसी के बेसिस पे ही आपके पाथवेज बनते हैं। तो जैसे अगर मैं किसी जॉब एक्सपीरियंस की बात करूं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो अगर जाना चाहते हैं कि मेरे को सेटल होना है न्यूजीलैंड जाके, तो वो तो स्टूडेंट वीजा अप्लाई नहीं करेंगे। तो उस केस में फिर वो क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। इसमें बहुत सारे आई थिंक टीचर्स भी फिट होते होंगे, राइट? तो बहुत सारे टीचर्स हमारे आते हैं हमारे पास, जो कहते हैं कि मैम हमारे पास 10 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, प्लस हमारे पास BA BEd है, या हमारे पास कोई भी बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, राइट? तो उन केसेस में क्या होता है कि उनकी असेसमेंट्स होती हैं, वी डू स्किल असेसमेंट्स बोथ फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर न्यूजीलैंड एज वेल। तो हमारे काउंसिल्स हैं, हमारे असेसर्स होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अथॉरिटीज हियर, नॉट जस्ट अ पर्सनल people, we are talking about authorities। उनके बेसिस पे हम उनकी क्वालिफिकेशंस को असेस कराते हैं। we'll see कि वो न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड्स या ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कहाँ पे मीट करते हैं। इफ देयर आर एनी गैप्स उनकी उसमें, तो देन वी डू द पाथवेज अकॉर्डिंगली। मतलब कि आपके लिए स्टूडेंट वीजा ऑप्शन बेटर होएगा, कि आपको अभी से रजिस्ट्रेशन मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। वंस यू गेट थ्रू दैट, रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाती है, देन वी डिस्कस फर्दर पाथवेज, वेदर इट टू बी रेजिडेंस का पाथवे कैसे बनेगा आपका, इफ दैट इज योर गोल। अगर आपको जॉब्स ढूंढनी है तो आप कैसी साइट्स पे जाओ, कहाँ पे जाके डालो, क्योंकि कीवर्ड्स होते हैं एवरीवेयर। इट इज ऑल अबाउट दैट एंड हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ एंड सेल योरसेल्फ टू द रिक्रूटर्स, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट दैट, वी डू ऑल दैट। ओके, यस। सो क्या क्या ऑप्शन ऐसे हैं, अगर मैं जॉब एक्सपीरियंस पर्सन की बात करूं, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन बेटर रहते हैं? किस इंडस्ट्री वहाँ पे जो है एस्टैब्लिश इंडस्ट्री कौन सी है, कि IT कंपनी है या टीचर के लिए बेटर ऑप्शन है, क्या चीज है? न्यूजीलैंड में ये अगर आप स्पेसिफिकली बात करो, तो न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा जो अभी डिमांड चल रही है वो है टीचर्स की। टीचर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ऑल ऑफ दैट। तो दे आर वेरी मच इन डिमांड। वी हैव गॉट अ वेरी गुड लिस्ट। अगर आपके व्यूअर्स इस रिसोर्स को यूज करना चाहते हो, तो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड पे एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है जिसको हम कहते हैं ग्रीन लिस्ट। तो ग्रीन लिस्ट बस आपको सर्च करना है, वहाँ पे जितने भी आपके प्रोफेशंस आते हैं उस लिस्ट में, इट मीन्स कि न्यूजीलैंड में उस चीज की शॉर्टेज है। अच्छा। तो वो उसमें से कोई भी उठा लो, जिसमें भी आप फिट होते हो, उसके बेसिस पे हम आपके पाथवेज आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपका एंड गोल रेजिडेंट होना है तो वो कैसे आप अचीव कर सकते हो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल रीजनल। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पे टीचर की शॉर्टेज है वहाँ पे टीचर वो शॉर्टेज सारे ऑस्ट्रेलिया वाइड होगी। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है, एंड इट इज ऑल लाइक दैट। उनका कोई ऐसे मतलब वो रीजनल वे में ही देखते हैं। तो वी लुक एट द थिंग्स एंड वी लुक कि हाँ हमारा जो क्लाइंट है वो किस पोर्टफोलियो में फिट होता है, कौन से रीजन में उसको जाना चाहिए, कौन सी चीज उसको टारगेट करनी चाहिए। तो वी असेस द एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन दैट। सो न्यूजीलैंड के लिए है ग्रीन लिस्ट, राइट? यस, ग्रीन लिस्ट। उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आप वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देन आप उसके अकॉर्डिंग अपना वीजा अप्लाई करवा सकते हैं। करेक्ट। ओके, सो अभी जैसे आपको पता ही है कि लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि कनाडा चले जाओ, USA चले जाओ, अब आजकल तो नया हो गया यूरोप, शेंगन कंट्रीज, है ना? तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? वहाँ पे तो वो कहते हैं कि PR भी जल्दी नहीं मिलती है।
तो क्यों ऐसा, आपको क्यों लगता है कि लोग आप उसको चूज करेंगे आने के लिए? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिया में भी रहते हो तो इफ यू लुक एट 18-year-old वर्सेस अ 25-year-old, हर किसी की एक जर्नी होती है, राइट? तो 18 साल पे जो आप अचीव नहीं कर पाते 25 पे आप अचीव करते हो, तो देयर इज ऑलवेज अ गोल। आई थिंक न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है वो आपकी पेशेंस जरूर टेस्ट करती है, बट आई वुड से कि जब आप उस चीज को अचीव कर लेते हो ना, उससे अच्छा कोई फ्रूट नहीं होता। तो आई ऑलवेज प्रमोट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बिकॉज न्यूजीलैंड की ब्यूटी जो है वो वर्ल्ड में कोई बीट नहीं कर सकता, एंड आई हैव लिव्ड इन दैट कंट्री फॉर 15-16 years एंड आई कैन वाउच फॉर इट। आप रोज कभी बोर नहीं होते, पहाड़ देख के इतनी सुंदरता में बैठे हो तो आपका वैसे ही मन खुश हो जाता है। सो एज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बहुत ब्यूटीफुल है एज अ कंट्री, अपॉर्चुनिटी वाइज देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वो थोड़ा कमर्शलाइज्ड है, यू नो, बड़ी बड़ी सिटीज आपको दिखेंगी, बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी। न्यूजीलैंड ऑन द अदर हैंड इज मोर लेड बैक अप्रोच, क्वाइट एटमॉस्फेयर, वेरी सेफ। अगर आप सेफ्टी वाइज देखें, न्यूजीलैंड कोई बीट नहीं कर सकता। यू नो, अ वुमन कैन वॉक ऑन द रोड्स इवन एट मिडनाइट विदाउट being worried about कि कोई उसको तंग करेगा। So that is the beauty of it. That's really nice. Yes. और कहते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अभी जैसे रूमर्स चल रहे हैं काफी कि पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स को बिल्कुल वो क्रॉस ही कर देते हैं, हाँ हम इनकी फाइल नहीं लगाएंगे। तो ऐसा एक्चुअल में है कि उसकी कोई जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको भी एक्सेप्ट कर रहा है उनकी एप्लीकेशंस को? देखो, मैं इसके बारे में आई वुड से कि हाँ कमेंट जरूर करना चाहूंगी, बट आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ ऑल दिस। इसलिए मैंने बोला कि रूमर्स हैं, ऐसा इट इज, आई वुडंट कॉल इट अ रूमर, देयर इज अ ट्रूथ। आई वुड से दैट्स आल्सो लाइक यू नो आधा सच। बहुत सारी चीज हर बंदे की फाइल खराब नहीं होती और हर बंदे की फाइल अच्छी नहीं होती। तो जो खराब होती है, जैसे आपने पहले एक क्वेश्चन रेज किया था कि मैम फेक डॉक्यूमेंट्स जो आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तो काफी बंदे ऐसे फंसते हैं जो पहले डिस्क्लोज नहीं करके आते। जब आप किसी भी एजेंट को ऐसे फाइल पकड़ा देते हैं, आपको नहीं पता कि आपके कौन सा वर्क एक्सपीरियंस शो करके उन्होंने फाइल लगाई है। तो दिस इज द थिंग एंड दैट इज द ओनली वे व्हाई पीपल आर सेइंग कि हाँ पंजाब के और हरियाणा में ज्यादा क्रॉसेस होते हैं, बिकॉज हम आंखें बंद करके किसी भी एजेंट को अपनी फाइल पकड़ा देते हैं जो आपको ये बोले धड़ल्ले से कि हाँ मेरी 100% गारंटी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो कि कोई 100% गारंटी वाला काम नहीं होता। यू नो, आपका केस प्रेजेंट किया जाता है, डिसीजन मेकर उधर बैठा होता है, तो आपको आपकी फाइल को कौन 200% देके कर रहा है वो उसमें ज्यादा वेटेज होनी चाहिए, इंस्टेड कि आप ये सोचो कि मेरे को गारंटी किसने दे दी और मैं उसको पैसा पकड़ा दूं। तो दैट इज नॉट द केस। तो दैट आई थिंक यही सब चीजें हैं जो एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ। मतलब कि सारा कुछ फाइलिंग पे डिपेंड करता है कि कैसे फाइल प्रोसेस हुई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज हुए हैं। कोई भी एडवाइजर है वो 100% गारंटी नहीं दे सकता कि उसका वीजा आएगा। बिल्कुल नहीं, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, आई विल से दैट। यस, ओके, दैट्स रियली नाइस। अगर जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कोई जाना चाह रहा है, स्टूडेंट बेसिकली, तो स्टूडेंट वहां पे जाके जॉब स्टडी करेगा, तो पार्ट टाइम जॉब जब वो करना चाहता है तो कौन सी कंट्री बेटर है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया? दोनों ही कंट्रीज बेटर है। एवरीबडी लाइक आई थिंक प्रॉब्ली हर बंदे की प्रेफरेंस डिफरेंट होती है। तो जो बंदे तो बहुत ये सोचते हैं कि पैसा कमाना है, ये सब करना है, तो स्टडी के साथ आई वुड से आपका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता। स्टडी में काम होता है आपका सिर्फ पढ़ाई करना। पढ़ाई करो, साथ के साथ आपको एक उन्होंने एक्स्ट्रा पर्क दिया हुआ है कि 20 आवर्स का वर्क परमिट, वो ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, न्यूजीलैंड में भी मिलता है, डिपेंडेंट ऑन द कोर्स आपने कौन सा चूज किया है, राइट? सबसे अच्छी चीज उन कंट्रीज की ये है, दे डू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। तो उसमें आपको एक उन्होंने एक्स्ट्रा पर्क दिया होता है कि हाँ आप स्कूल हॉलीडेज में या जब आपकी क्रिसमस ब्रेक होती है उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। बोथ द कंट्रीज अप्रिशिएटेड एंड दे डू इट। ठीक है, तो दोनों ही बेटर है। अपने हर बंदे की डिफरेंट प्रेफरेंस के हिसाब से वो किसी भी कंट्री में चूज कर सकता है। बोथ हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी ज्यादा होंगी आई वुड से, बिकॉज वो बड़ी है कंट्री। न्यूजीलैंड में जितना वो लेड बैक है उतना ही आई थिंक वो स्किल को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यस। और अगर कोई 6 महीने के बाद, आज से 6 महीने के बाद प्लान कर रहा है न्यूजीलैंड जाने का या ऑस्ट्रेलिया जाने का, तो क्या उसको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए या फिर थोड़ा टाइम लेना चाहिए? नहीं, आई वुड से जब आपने दिमाग में आ गया कि आपने बाहर ही जाना है तो आपको प्रिपरेशन उसी दिन से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो आपको ये देखना है कि आप पहले कर क्या रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टूडेंट वीजा लगाना है तो यूनिवर्सिटीज की जो एडमिशंस होती हैं या कॉलेजेस की एडमिशंस जो होती हैं वो 6 मंथ्स पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको टिक करनी होती है, बिकॉज हम उस कंट्री में हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट टू हिट, राइट? तो उसके लिए आप आइल्स की प्रिपरेशन करो, पीटी की प्रिपरेशन करो। आई वुड से कि एवरी स्टूडेंट शुड एम फॉर मिनिमम ऑफ 6.5 बैंड्स।
चाहे और उसका इक्विवेलेंट जो भी पीटीए पे होता है वो रिक्वायरमेंट करो। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यूनिवर्सिटीज पे जरूर रिसर्च करें। अगर मैंने लेट्स से मैंने नर्स बनना है तो और मैंने अगर 4 यूनिवर्सिटीज को या 4 कॉलेजेस को अगर रिसर्च ही नहीं की तो मेरी रिसर्च तो कंप्लीट नहीं हुई। तो उसमें हम ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि जो भी एजेंट के पास आज जाते हो तो वो आपको एक लिस्ट पकड़ा देते हैं, वो आपको कहते हैं कि मैम आप इसमें से चूज कर लो। तो वो जो चूज करना होता है, आप कभी भी ये अपना के देख लेना, जब भी आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो वो आपको यही कहेंगे कि मैम इसमें से चूज कर लो, ये वाला ये बेस्ट है, हाँ ये कॉलेज में हम आपकी एडमिशन ये बेस्ट है। अगर हम उनको बोलते हैं ना कि हमने यहाँ जाना, ये हमारे पास यहाँ पे आपका लगेगा नहीं, रिफ्यूजल आ जाएगा। आपको पता है ये सबसे बड़ा झूठ होता है। यू नो व्हाई? कोई भी एजेंट आपको उसी के लिए पुश करेगा जिसमें उसका कमीशन रेट ज्यादा होगा। तो इस बात का आपको पूरा खास ख्याल रखना है। अगर आपकी प्रेफरेंस है किसी भी चीज पे तो यू स्टिक टू इट, उसको स्टिक करो और लाइसेंस इमिग्रेशन के एडवाइजर के पास जाओ। वो एडवाइजर आपको सारा पूरा थरोली गाइड करेगा, वो आपके लिए इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करेगा, वहीं से ऑफर लेटर मिलेगा जो आपको चाहिए। yes. तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपका रिफ्यूजल आ जाएगा। जैसे मैं गई हूँ 1-2 बार किसी एडवाइजर्स के पास, तो मैंने बोला कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे आपका रिफ्यूजल आ जाएगा, यहाँ पे नहीं हो सकता आपका एडमिशन, आपके बैंड कम है, आपके स्कोर कम है। तो चलो वो भी एक ऑप्शन है, बट वहाँ पे कि हाँ अगर मेरे बैंड अच्छे हैं, स्कोर मेरे अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं चाहती हूँ कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो वो एक एडवाइजर का ही काम होता है कि यूनिवर्सिटी को पिच करना। यूनिवर्सिटी को पिच करना एडवाइजर का काम होता है, बट आई थिंक एज अ स्टूडेंट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भी देख सकते हो क्राइटेरिया तो आपको भी बेसिक पता ही होता है। यू नो जब आप वेबसाइट पे जाते हो, व्हेन यू लुक एट द क्राइटेरिया, एंट्री क्राइटेरिया, मिनिमम तो रिक्वायरमेंट आपको पता लगी गई। व्हेन यू नो दैट यू हिट दैट ऑलरेडी, यू आर मीटिंग दैट रिक्वायरमेंट। जो बाकी छोटी मोटी चीजें होती हैं वो तो एडवाइजर आपको गाइड कर ही देते हैं कि आपको ये भी चीज मीट करनी है, आपको पीसीसी चाहिए, या यू नो पीसीसी इज द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कई कोर्सेज में लगता है, बहुत सारी चेक्स होते हैं। तो वो जो चीजें होती हैं वो तो आपको एडवाइजर वैसे ही गाइड कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द फैक्ट कि हाँ कि मतलब आपको बस इसी में लेना है क्योंकि आपका डिक्लाइन हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज केस बाय केस बेसिस। तो जो कोई लैंड करने के बाद, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में लैंड करने के बाद सबसे पहली चीज क्या रिक्वायरमेंट होती है? पहली रिक्वायरमेंट यू मीन जब वहाँ पे पहुंच जाए तो आपको सबसे पहली चीज आपको अकोमोडेशन जरूर आपको वो करनी चाहिए। अकोमोडेशन इज अ रिक्वायरमेंट जो आपको हमेशा होनी चाहिए। तो आप जैसे अगर आपके पास कोई आता है गाइडेंस में, तो आप उसको अकोमोडेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं कि जस्ट वीजा लगाने तक? नहीं, जो यूनिवर्सिटीज और कई इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके इन हाउस प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम किसी भी स्टूडेंट को, जैसे मान लो कोई अंडर 18 आ रहा है जिसके साथ कोई गार्डियन जा रहा है एंड ऑल, तो वी ऑलवेज से कि हाँ ठीक है, वी यू नो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स दिस और इसकी इतनी कॉस्ट है, एंड वी ऑलवेज कवर दैट कॉस्ट बिफोर हैंड, सो यू आर अवेयर। बट इन अदर केसेस वेयर स्टूडेंट ऐसे जा रहा है तो उसको हम पहले ही बताते हैं कि लो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, आप अपनी अकोमोडेशन पहले ही सॉर्ट करके चलो, एटलीस्ट फॉर 2 weeks और सो बिफोर यू वंस यू लैंड, एटलीस्ट आप कंफर्टेबल हो जाओ वहाँ पे। उसके बाद आप ऑप्शंस अपने फ्रेंड्स के साथ भी ढूंढ सकते हैं। तो वो जो फर्स्ट मंथ का, जो फर्स्ट 2 weeks to month का पीरियड होता है, दैट इज वेरी क्रूशियल, सो अकोमोडेशन इज मस्ट। तो किस टाइम में प्लान करना चाहिए, आफ्टर +2 और ग्रेजुएशन के बाद? जो इट ऑल डिपेंड्स आपका गोल क्या है। तो अगर मुझे मान लो इफ आई वांट टू बी अ टीचर और मुझे यहाँ पे टीचिंग की कोई स्टडी नहीं करनी है, तो वहाँ पे बैचलर ऑफ टीचिंग का प्रोग्राम लेके आप पहले से आ सकते हो, एज लॉन्ग एज यू मीट द रिक्वायरमेंट्स, एंट्री रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है। बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन कोर्सेज में हमेशा उस कोर्स को पकड़ो जिसमें रजिस्ट्रेशन होती हो, क्योंकि जरूरी नहीं होता, जैसे मान लो हम कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन करके रजिस्ट्रेशन हो जाती है, इंडिया में होती है, बाहर नहीं होती है। न्यूजीलैंड में दिस इज अ ट्रैप, people go for bachelor of education and ended up not getting registered as a teacher। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको ध्यान रखना होता है। आपका एंड गोल अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप रजिस्ट्रेशन वाला ही कोर्स लेके जाओ। आपका एंड गोल है कि मुझे मास्टर्स करनी है, तो बैचलर्स करके जाओ, अच्छे से बैचलर्स करो, मास्टर्स प्रोग्राम में फिर एडमिशन लो, क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम बहुत एक्सपेंसिव प्रोग्राम है। तो स्टडी के बाद जो वर्क वीजा लेने में और पीआर आने में कितना टाइम लग जाता है? हर किसी का अपना पेस होता है, everything has a pace, like you know everybody has different way of targeting the things। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मान लो अभी if I talk about one of my clients, तो वो अभी गई हैं इंडिया से, 6 months में उनकी रेजिडेंस हो गई, बट दैट डजंट मीन कि कोई और क्लाइंट मेरा आएगा वो भी 6 महीने में पक्का हो जाएगा। कई 7 years भी लग जाते हैं, कईयों को 10 years भी लग जाते हैं। एवरीबडी गो ऑन देयर ओन पेस,
बट वो कौन सी चीज किसके लिए जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक हमें पाथवेज ही क्लियर नहीं होते। तो जब आप फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ये लेते हो, माइग्रेशन लेते हो, तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप अपना गोल पहले सेट जो है उसको डिस्कस करो। उसके डिस्कशन के बाद ही आप देखो कि आप उसको कैसे हिट करोगे, देन बिकम्स कि हाँ वो उसमें कितना टाइम लगेगा। यस। तो मैम जैसे ऐसा जरूरी है कि वहाँ पे कोई भी कंट्री, कोई भी स्टूडेंट जैसे कोई भी स्टूडेंट जा रहा है वहाँ पे, चाहे न्यूजीलैंड जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो वहाँ पे उसका कोई नोन होना चाहिए कि जो नया है उस जगह पर, वहाँ पे सेटल होने के लिए भी टाइम लगता है, तो ऐसा बिना किसी नोन के भी जा सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल जा सकते हैं। इफ आई गिव यू माय ओन एग्जांपल, मेरे पास कोई भी नहीं था वहाँ पे जब मैं गई थी 16 इयर्स बैक। तब तो लड़कियां अकेले भी नहीं जाती थी। तो इफ आई कैन से कि वो कंट्री इतनी सेफ है, तो इट मींस इट सीरियसली इज सेफ, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपका कोई नोन आना चाहिए, बट रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। तो रिसर्च इज द ओनली थिंग दैट एवरीबडी शुड डू। आई वुड से कि यहाँ पे आजकल बच्चे बहुत अवेयर हैं। सोशल मीडिया आजकल इतनी ज्यादा एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, राइट? तो ये सब चीजें हैं, मतलब उनको रिसर्च करनी है, वहाँ पे देखना है कि कौन सी चीज बेस्ट है, कौन सी सिटी बेस्ट है आपके जाने के लिए, जो आपके गोल्स जहाँ पे आप मीट कर सकते हो, तो वो सब करना चाहिए। तो अभी एक लास्ट एडवाइस जो आप अपने वीजा एप्लीकेंट को देना चाहते हो, तो वो क्या होगी? मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस किसी भी क्लाइंट के लिए होती है, वेदर वो मेरे पास आए या ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई ऑलवेज से कि एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर जरूर ढूंढे आप, क्योंकि जो बंदा लाइसेंस्ड होता है वो आपको बिल्कुल रेगुलेशंस के साथ और बिल्कुल जो वहाँ का लॉ है उसके हिसाब से वो आपको प्रॉपर एडवाइस देंगे, ठीक है? उनके भी ऑडिट्स होते हैं, उनके ऊपर भी तलवार होती है, तो दे नो कि उनको जेन्युइन काम करना है। तो जेन्युइन चीज जो होती है ना, उसके पीछे उसकी कोई रिस्क नहीं कर सकता। तो दिस इज द फैक्ट। और ये है दूसरी एडवाइस मैं आपको ये हमेशा दूंगी कि आप जब भी कहीं पे भी कोई भी चीज आप डिसाइड करें फॉरेन जाने के लिए, तो हमेशा अपनी रिसर्च प्रॉपर करके जाएं कि जो चीज यहाँ पे अब आजकल तो बहुत सारे आते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड ब्लॉगर्स एंड ऑल, और ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते रहते हैं लोग, तो उसमें भी वो जाते रहते हैं, दे क्रिएट अवेयरनेस, यहाँ पे ये चीज $2 की बिकती है, यहाँ पे ये 25 सेंट की बिकती है, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। बिकॉज जब वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग हिट करती है ना, तो आपको लिए हर एक सेंट बचाना बहुत जरूरी होता है। तो यू शुड बी अवेयर कि आटे दाल के भाव जो होते हैं वो सब पता लग जाते हैं वहाँ पे जाके। तो हर चीज पे रिसर्च करके जाओ। जो आपके लिए कोर्स है, अगर आप स्टूडेंट जा रहे हो तो आप कोर्सेज की रिसर्च करके जाओ कि ये कोर्स मेरे को, जो मैंने अचीव करना है उसके लिए मेरे को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो दोज आर द बेसिक फैक्ट्स। यस। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सुन रहे हैं, उनको भी काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी इस पॉडकास्ट के जरिए। थैंक यू सो मच। अगर आप भी अपनी फाइल लगवाना चाहते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो एक बार लाइसेंस इमिग्रेशन के पास जरूर जाइए और SB इमिग्रेशन के पास जाकर अपनी काउंसलिंग लीजिए। वहाँ पे आपको मिलेगी जेन्युइन गाइडेंस के तो कोई पैसे लगते नहीं हैं, तो एक बार जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।